आपका अपना टू द पॉइंट जीव विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर सबों का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। पूरे एनिमल किंगडम को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है यूनिसेलुलर एनिमल का ग्रुप और जो दूसरा है मल्टीसेलुलर एनिमल्स। जो यूनिसेलुलर एनिमल का ग्रुप है उसमें एक फाइलम है और उस फाइलम का नाम है प्रोटोजोआ, जबकि मल्टीसेलुलर एनिमल के ग्रुप को हम मेटाजोन्स कहते हैं और उसके अंतर्गत या उसमें लगभग 10 मेजर फाइलम है और कुछ माइनर फाइलम है। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से एक एक फाइलम के पिकुलियर फीचर्स, स्पेसिफिक फीचर्स, जनरल फीचर्स, उसके डिफरेंट क्लास और उसके एग्जाम्पल्स, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो फाइलम है यूनिसेलुलर एनिमल का, उसको हम कहते हैं फाइलम प्रोटोजोआ। तो सबसे पहला फाइलम जो है वो है आपका फाइलम प्रोटोजोआ। इस फाइलम प्रोटोजोआ में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, सारे के सारे एनिमल का जो शरीर है एक सेल का बना होता है। वो क्या हो गया? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर के साथ साथ ये ऐसे एनिमल हैं जिनका जो सेल है वो कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक। और ये काफी छोटे आकार के होते हैं। इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है माइक्रोस्कोपिक। जो दूसरा फीचर्स है इसका, वो क्या है कि यह जो फाइलम प्रोटोजोआ है इसको हम ए सेलुलर एनिमल का भी ग्रुप कहा जाता है। ए सेलुलर क्यों कहते हैं? ए सेलुलर, ए सेलुलर, ए सेलुलर इसलिए कहा जाता है इसके बॉडी में ना तो टिश्यू है और ना ही ऑर्गन। ऑर्गन और टिश्यू दोनों इसमें क्या होते हैं? नहीं पाए जाते हैं। और चूंकि यह एनिमल है, इसका शरीर एक सेल का बना हुआ होता है और वह सेल नहीं है बल्कि एक एनिमल का शरीर है, इसलिए उसको कहा जाता है ए सेलुलर। लेकिन यहां पर एक चीज, जो यूनिसेलुलर बॉडी है और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को विटकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कहां रखा था? उसको कहां रखा है? प्रोटिस्टा में। विटकर ने पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में बांटा था। पहला जो किंगडम था मोनेरा, जो दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंजाई, चौथा था प्लांटा और पांचवा था एनिमेलिया। तो प्रोटोजोआ को एनिमेलिया में उसने नहीं रखा, उन्होंने रखा था किसमें? प्रोटिस्टा में। और प्रोटिस्टा में वैसे एनिमल, वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया जिसका जो शरीर है, ये बहुत ही कॉमन फीचर है, एक ही यूनिसेलुलर का बना हुआ होगा और वह जो सेल होगा, वह बॉडी का जो सेल होगा वो कैसा होगा? यूकैरियोटिक होगा। अब मोनेरा में किसको रखा? मोनेरा में वैसे ऑर्गेनिज्म को रखा जिसका शरीर तो एक सेल का है लेकिन वो कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक होगा। तो प्रोकैरियोटिक को मोनेरा में रखा और बाकी जो यूकैरियोटिक में भी जो जिसका शरीर एक सेल का बना हुआ था उसको किस में रखा? प्रोटिस्टा में रखा। तो फाइलम प्रोटोजोआ को हम ए सेलुलर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि इसमें ना टिश्यू है ना ऑर्गन है। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण यह है कि जो बॉडी है एनिमल का, वह एक सेल का बना हुआ है। वह सेल नहीं है बल्कि
वह एनिमल का शरीर है, इसलिए उसको कहा जाता है एसेलुलर। इसके अलावा देखिए, जो फाइलम प्रोटोजोआ है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ जो है वो मिलता है आपका, कहाँ मिलता है, तो अगर फ्रेश वाटर में मिलेगा, मेराइन वाटर में मिलेगा, सॉइल में मिलेगा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी पाया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोटोजोअन्स आर फाउंड इन, कहां कहां मिलेगा, फाउंड इन फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। दूसरा मेराइन वाटर, मेराइन वाटर। और ये कहां पाया जाएगा, इन सॉइल। इसके अलावा और कहां पाया जाएगा, ये सॉइल के अलावा ये मिलेगा आपको विद इन दी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, विद इन दी बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में पाया जाएगा तो मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट, मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट। ये तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से एक फिजिकल प्रोसेस है डिफ्यूजन, उसके द्वारा होता है। रेस्पिरेशन बाय जनरल बॉडी सरफेस। और उसका जो बॉडी सरफेस है वह किस चीज से घिरा हुआ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। और यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ही गैस का एक्सचेंज होता है, और वह जो फिजिकल प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का उसके बाद बाहर निकलना, वह एक फिजिकल प्रोसेस के द्वारा होता है, डिफ्यूजन। और वह डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है वो किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा पूरा किया जाता है। इसके बाद कहते हैं हम एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए, एक्सक्रीशन, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन। और ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन टू मेंटेन द वाटर बैलेंस इनसाइड द बॉडी, तो उसको कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों काम के लिए, ये जो प्रोटोजोअन्स है उनके बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वह जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, सॉरी, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। वह जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वह कुछ प्रोटोजोअन्स में एक एक होता है, या कुछ में एक से ज्यादा भी होता है। तो यह एक भी हो सकता है, आइदर वन, और मोर देन वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है। जैसे एक किस में पाया जाता है, तो जैसे अमीबा है, अमीबा, इसमें एक पाया जाता है, और दो वाले जैसे पारामीशियम, इसमें दो पाए जाते हैं। लेकिन जो अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है वह काम करने के बाद डिसअपियर हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक बार काम हुआ और वो खत्म हो गया। लेकिन जो पैरामीशियम के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं वह अपना काम
करने के बाद वो डिसअपियर नहीं होता है, बल्कि रिटेन करता है, वह बॉडी के अंदर बना हुआ रहता है। तो ये है, तो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए प्रोटोजोन्स में क्या पाया जाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट कहने का मतलब कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजेनस मेटाबॉलिक वेस्ट, वो क्या है? अमोनिया। और ये जो अमोनिया है, जिसमें नाइट्रोजनस बेस्ड अमोनिया होता है, वैसे एनिमल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अमोनियोटेलिक। अमोनियोटेलिक। तो प्रोटोजोन्स आर अमोनियोटेलिक्स, क्योंकि इसका जो नाइट्रोजनस बेस्ड है वो क्या है? अमोनिया है। लेकिन कुछ एनिमल्स में ये अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहेंगे यूरियोटेलिक। कुछ में यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहते हैं यूरेकोटेलिक। तो इस तरीके से एनिमल को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट के आधार पर। तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो क्या है? अमोनियोटेलिक्स, यानी की नाइट्रोजनस वेस्ट है वो क्या है? उसमें अमोनिया है। अब देखिए, नेक्स्ट एक्सक्रीशन के बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन, जो प्रोटोजोन्स में न्यूट्रिशन होता है उसके लिए कौन कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? एक तो होलोजोइक, होलोजोइक, दूसरा है होलोफिटिक, होलोफिटिक, तीसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है आपका सेप्रोजोइक, सेप्रोजोइक, और जो फोर्थ वन इज द पारासिटिक, पारासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये इतने तरीके के होते हैं, 4 तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें देखने को मिलता है। होलोजोइक जैसे हायर एनिमल्स में होते हैं, वैसे ही होलोजोइक कहने का मतलब कि जो प्रोसेस है इनगल्फ करना, फूड मटेरियल को बाहर से शरीर के अंदर लेना, तो वह जो फूड मटेरियल हो सकता है सॉलिड के फॉर्म में भी हो या फिर लिक्विड के फॉर्म में हो। अगर सॉलिड के फॉर्म में है तो उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड के फॉर्म में है तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो एनिमल की तरह जो हायर एनिमल्स में जैसे होता है होलोजोइक, एनिमल लाइक। दूसरा है होलोफिटिक, प्लांट लाइक। तो होलोफिटिक प्लांट लाइक का मतलब क्या होगा? ऑल प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। तो इसमें भी कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो उनके अंदर का जो पिकुलियर फीचर्स है कि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो वह जो अपना फूड मटेरियल है, अपना जो भोजन है, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसलिए वैसे प्रोटोजोन्स में होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जो सड़े गले हुए पदार्थों से अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। वो फूड मटेरियल को शरीर के अंदर नहीं लेते, बल्कि जो डिकेइंग मैटर है, उस डिकेइंग मैटर के ऊपर जो इंजाइम है वो उसका स्राव करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो इस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? सेप्रोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो चौथा यहां पर देख रहे हैं उसको कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहने का मतलब कि जो प्रोटोजोआ एनिमल के शरीर के अंदर पाया जाता है, तो जब वो शरीर के अंदर रहता है तो जो होस्ट का बॉडी है वहां से वह डाइजेस्टेड फूड मटेरियल या जो भी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स होंगे उसको वह एब्जॉर्ब करता है। माने उसको पचाने की जरूरत नहीं है, बना बनाया हुआ, पचाया हुआ, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल नहीं, बल्कि सिंपलर फॉर्म में जो फूड मटेरियल होते हैं वही उसके शरीर के अंदर जाता है। तो ये इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको हम कहते हैं
पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, चाहे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, फूड मटेरियल को बाहर से अंदर लिया जाता है। जैसे अमीबा है, ये अमीबा का शरीर है और इसके अंदर ये फूड मटेरियल बाहर से अंदर आने के बाद क्या होता है, वैक्यूल के अंदर पैक हो जाता है और इसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। इसी के अंदर ये जो फूड मटेरियल है पैक हो जाएगा। तो और उसके बाद क्या होगा, पैक होने के बाद क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा पहले। तो डाइजेशन, इस तरीके का जो डाइजेशन होता है इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो न्यूट्रिशन के टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखिए, एंड डाइजेशन का जो टाइप होगा, टाइप ऑफ डाइजेशन क्या होगा, दैट इज इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर। लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसमें होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। न्यूट्रिशन के बाद जो नेक्स्ट है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन देखिए, चूंकि यह यूनिसेलुलर एनिमल है और यूनिसेलुलर एनिमल में जो उसका शरीर होता है वह एक सेल का बना हुआ होता है, कोई स्पेसिफिक सिस्टम इसके अंदर सर्कुलेशन के लिए नहीं होता है। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, लिक्विड भरा रहता है। इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और यह जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। तो ये साइक्लोसिस के द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है या और कोई भी चीज जो इसके बॉडी के अंदर आता है वो पूरे बॉडी के चारों तरफ फैल जाता है। तो सर्कुलेशन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म उसको हम कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट। और उस मूवमेंट के लिए एक टर्म दिया गया है, उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। तो साइक्लोसिस के द्वारा उसमें क्या होता है, सर्कुलेशन होता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जो क्या है, वो उसका रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन, अब जो प्रोटोजोन्स होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन दो तरीके का होता है। एक होता है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वह जनरली क्या होता है, इसमें बॉडी जो है दो पार्ट में बढ़ जाता है, उसको कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन, जब दो में बटे, कभी कभी दो से ज्यादा पार्ट में बढ़ता है उसको कहते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन। और कुछ कुछ जो प्रोटोजोन्स हैं उसमें एक प्रोसेस और होता है, इसको हम कहते हैं बडिंग। तो ये तीनों तरीके के एसेक्सुअल, और कभी कभी क्या होता है अगर कोई पार्ट टूट जाए किसी कारण से, शरीर से अलग हो जाए और उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है तो रीजनरेशन भी होता है, पूरा का पूरा एनिमल का शरीर भी बन जाता है उससे। जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होता है, गैमेटिक फ्यूजन, गैमेटिक फ्यूजन एंड कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन एंड कॉन्जुगेशन। गैमेटिक फ्यूजन में दो गैमेट फ्यूज करेंगे, लेकिन कॉन्जुगेशन में क्या होगा, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ जुड़ेंगे और फिर अलग हो जाएंगे, आपस में मटेरियल का एक्सचेंज होगा और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के लिए दोनों का एक साथ जुड़ना, और फिर दोनों ही ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होगा वो अलग होगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन। तो गैमेटिक फ्यूजन के द्वारा और कॉन्जुगेशन के द्वारा इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं लोकोमोशन की। तो जो अमीबा है उसके अंदर जो लोकोमोशन का जो प्रोसेस है उसके लिए कुछ स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और वह जो स्पेशल ऑर्गन है जो
स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा अमीबा में मूवमेंट होता है, वह जो स्ट्रक्चर है वो कितने तरीके के होते हैं? तो वह स्ट्रक्चर तीन तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक होता है स्यूडोपोडिया, जिसको हम झूठा पैर भी कहते हैं। जो दूसरा है वो है आपका फ्लैजला, थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है। तीसरा है सीलिया। सीलिया किसको कहते हैं? फ्लैज, वो भी थ्रेड लाइक ही होता है, लेकिन फ्लैजला बड़ा होता है, लंबा होता है, जबकि सीलिया छोटा होता है। तो तीन लोकोमोटरी ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। एक होता है सीडोपोडिया, दूसरा होता है फ्लैजला और तीसरा होता है सीलिया। और कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे होते हैं जिसमें किसी भी तरीके का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। तो वह जो प्रोटोजोन्स का ग्रुप है वो जनरली क्या होता है? पैरासाइट्स होते हैं। वो सारे के सारे, मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट्स, और वो भी कैसा? इंडो पैरासाइट। तो अब इसके लोकोमोशन की बात करते हैं। लोकोमोशन देखिए, लोकोमोशन लोकोमोशन के लिए जो स्ट्रक्चर है इसमें, एक है क्या? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया। जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं फ्लैजला, और जो तीसरा है उसको कहते हैं हम सीलिया, और जो चौथा है उसमें कोई भी तरीके का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है, तो वो क्या होगा? पैरासाइट होगा। तो मुख्य तौर पर ये तीन तरीके के उसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, और इसी लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर फाइलम प्रोटोजोआ को उसके क्लास में बांटा गया है। तो देखिए, जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसमें 4 क्लास होते हैं। जो पहला क्लास, जिसमें कि लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया है, वह जो क्लास होगा उसको हम कहते हैं राइजोपोडा या सार्कोडीना भी कहा जाता है। जो दूसरा क्लास है वो क्या है? जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजला होगा, उसको कहते हैं मैस्टिगोफोरा या फ्लैजलाटा भी कहा जाता है। मैस्टिगोफोरा उसको कहते हैं। और जो तीसरा क्लास है जिसमें सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन है, उसको हम कहते हैं सीलियाटा। और जो चौथा क्लास है जिसमें किसी तरह का भी कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं? एस्पोरोजोआ। तो फाइलम प्रोटोजोआ को उसके क्लास में किसके आधार पर बांटा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। और वह जो लोकोमोटरी ऑर्गन है कौन कौन से हैं? स्यूडोपोडिया है, या फ्लैजला होगा, या फिर सीलिया होगा। तो आइए अब हम इसके क्लास की बात करें। तो फाइलम प्रोटोजोआ को हम कितने क्लास में बांटते हैं? 4 क्लास में बांटा गया है। देखिए, हर क्लास का नाम और उसका कुछ एग्जाम्पल्स, जो पिकुलियर एग्जाम्पल्स हैं, उसको मैं यहां पर बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए, फाइलम प्रोटोजोआ को इसके 4 क्लास में बांटा गया है। देखिए, जो पहला क्लास है, दिस इज द फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास को हम क्या कहते हैं? राइजोपोडा। राइजोपोडा, दिस इज द फर्स्ट क्लास। जो दूसरा क्लास है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लैजलाटा, सॉरी, मैस्टिगोफोरा। उसको हम कहते हैं मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा। और जो चौथा क्लास है, सॉरी, जो तीसरा क्लास है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सीलियाटा। सीलियाटा, द सेकेंड वन, ये हो गया थर्ड। और जो चौथा क्लास है जिसमें कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है इन तीनों में से, ना तो स्यूडोपोडिया होगा, ना फ्लैजला होगा, सीलिया होगा, दे आर पैरासाइट्स। और ऐसे का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? वैसे प्रोटोजोन्स के ग्रुप के लिए एक क्लास है, उस क्लास का नाम क्या है? एस्पोरोजोआ।
तो ये जो चौथा क्लास है, फोर्थ वन इज स्पोरोजोआ। तो ये 4 क्लास हो गए, ये है क्लास। तो फाइलम प्रोटोजोआ को हम 4 क्लास में बांटते हैं। पहला क्लास है राइजोपोडा। राइजोपोडा किसको कहेंगे? जिसमें लोकोमोशन किसके द्वारा होगा? लोकोमोशन बाई स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, पोडिया का मतलब होता है लेग। झूठा लेग इसको कहते हैं, जो बनता और बिगड़ता रहता है, परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है ये। तो ये है। दूसरा है मेस्टिकोफोरा। जो मेस्टिकोफोरा है, इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है? फ्लैजला। फ्लैजला। और जो तीसरा है, इसको हम कहते हैं, जो लोकोमोटरी ऑर्गन है इसमें सीलिया। और एस्पोरोजोआ में क्या होगा? नो लोकोमोटरी ऑर्गन। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन होता ही नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? पैरासाइट्स। पैरासाइट होते हैं ये। अब जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन स्यूडोपोडिया होता है, वह जो क्लास का नाम क्या है? राइजोपोडा। और इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं अमीबा। तो एग्जाम्पल एक हो गया आपका अमीबा। इसका शरीर कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है इस तरीके का, और एक सेल का बना होगा, शेप डिफिनिट नहीं होगा। इसके शरीर के अंदर न्यूक्लियस एक पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, और इसके साथ साथ ये चूंकि फ्रेश वाटर में पाया जाता है, इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या काम है? ऑस्मो रेगुलेशन, वाटर बैलेंस को बनाए रखना। चूंकि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, तो देखिए इसके बॉडी के चारों तरफ कैसा है? फ्रेश वाटर है, ठीक है। और इसके शरीर के अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म, तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो ज्यादा गाढ़ा है, और जो पानी है वो कम गाढ़ा है। मतलब ये लेस कॉन्सेंट्रेटेड है, ये मोर कॉन्सेंट्रेटेड है। और दोनों के बीच में क्या है? ये इसका जो बॉडी वाल तो हम नहीं कहेंगे, इसका जो बैरियर है, दोनों के बीच का जो बैरियर है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये कैसा है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। नतीजा क्या होगा कि जो बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये कम है, और अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो बाहर से पानी जो है अंदर की तरफ मूव करेगा। जब बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव करेगा, तब इसका जो बॉडी है वो धीरे धीरे स्वेल करेगा। और जब स्वेलिंग होगी तो अंत में एक समय ऐसा आएगा कि ये इसका शरीर फट जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जैसे ही पानी का लेवल इसके अंदर बढ़ने लगता है, तो ये जो वैक्यूल है अपीयर होता है, और वह जो एक्सेस वाटर है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर उसको जमा कर लेता है। और जमा करने के बाद यह जो वैक्यूल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाता है, और तब इसकी इंटीग्रिटी खत्म हो जाती है और ये पानी को बाहर फेंक देता है। तो फिर अगर पानी आता ही रहेगा तो फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनेगा, और तब वो जो है फिर एक्सेस वाटर को वो जो है बाहर निकाल लेगा। जो फ्रेश वाटर अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है। लेकिन अगर वो मेराइन वाटर में है कोई प्रोटोजोआ, तो उसके अंदर क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं पाए जाते हैं? अब देखिए, जो मेराइन वाटर है, खारा पानी है, जैसे समुद्र का पानी है, तो समुद्र का पानी जो है उसमें सॉल्ट पाया जाता है। तो उस पानी का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा और उसके शरीर के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। तो अगर दोनों का, और दोनों के बीच में क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी है। तो दोनों की तरफ अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। और इस तरीके का जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं हम? आइसोटोनिक। कहने का मतलब कि वह जो अमीबा है जो मैराइन वाटर में पाया जाता है, वह जो प्रोटोजोआ है जो मैराइन वाटर में पाया जाता है, वह कैसे इन्वायरमेंट में है? आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में है। ठीक उसी तरीके से
जो पैरासाइट्स भी होस्ट बॉडी में रहता है, वह भी कैसा इन्वायरमेंट में रहता है? आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रहता है। उसके अंदर भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाया जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका अमीबा। अब अगर इसके रेस्पिरेशन की अगर बात करें, इस अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से होगा। जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वाटर में, वो डिफ्यूजन के द्वारा बॉडी के अंदर आएगा। इसके बाद क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन में जैसा कि आपको पता है कि क्या होता है, जो आपका फूड मटेरियल है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीजन जब अंदर आया तो ऑक्सीडेशन होगा, तो ग्लाइकोलाइसिस होगा। तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा? इसके प्रोटोप्लाज्म में होगा। और ग्लाइकोलाइसिस के एंड में क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके के साइकिल, तो दोनों ही प्रोसेस होगा इसके अंदर। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस भी होगा, क्रेब साइकिल भी होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा, तब उसे एनर्जी मिलेगा। और जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा CO2, वह जो है डिफ्यूजन के द्वारा बाहर चला जाएगा। तो यहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज किसके द्वारा हो रहा है? थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं है। अगर मेटाबॉलिज्म होगा, नाइट्रोजनस जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं, जो की नाइट्रोजनस वेस्ट है इसके अंदर, वो कैसा होता है? अमोनिया। और यह भी अमोनिया जो है, या तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू बाहर जाएगा, या तो डिफ्यूजन के द्वारा यह भी जो है बाहर निकल जाता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट तो इस तरीके से इसमें जो है आपका एक्सक्रीशन का भी प्रोसेस होता है। तो एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए जनरली कौन रेस्पॉन्सिबल है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी डिफ्यूजन के द्वारा कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट जो है बाहर निकलता है। तो यह है अमीबा। जो दूसरा एग्जाम्पल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वो क्या है? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ई हिस्टोलाइटिका। देखिए, जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है, यह इंडो पैरासाइट है। और इससे एक बीमारी होती है, उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? अमीबिक डिसेंट्री कहा जाता है उसको। तो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका ये कहां पाया जाता है? हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसका नाम है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट का मतलब होता है अंदर, एंटा अंदर, अमीबा जो चेंजेबल, जिसका शरीर हमेशा जो है चेंजेबल है, फिक्स नहीं होता, बदलता रहता है। और हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू, और लाइटिका का मतलब होता है डिसॉल्व करने वाला। शरीर के अंदर रह करके टिश्यू को नुकसान पहुंचाता हो या डिसॉल्व करता हो, तो उस प्रोटोजोआ को हम क्या कहते हैं? एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। यह कैसा पैरासाइट है? यह मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। यह अपना लाइफ साइकिल एक होस्ट में पूरा करता है, इसलिए इसको कहते हैं हम मोनोजेनेटिक पैरासाइट। और इससे जो बीमारी होती है, उस बीमारी का क्या नाम है? अमीबिक डिसेंट्री कहते हैं उसको। तो ये दूसरा एग्जाम्पल होगा। एक एग्जाम्पल और है, एंटमीबा जिंजीवैलिस। जिंजीवैलिस। देखिए, जो एंटमीबा जिंजीवैलिस है, ये नॉन पैथोजेनिक है, इससे कोई बीमारी नहीं होता है। लेकिन ये हमारे बक्कल कैविटी के अंदर पाया जाता है, माउथ के अंदर पाया जाता है। माउथ के अंदर कहां पर? ये जो टिथ है, टिथ के बीच में जो कैविटी है, उसमें जो फूड मटेरियल फंसा होता है, उसके अंदर ये पाया जाता है। और ये क्या करता है? जब ये एक्चुअली में जो पायरिया है उसको बढ़ाने का काम करता है। तो ये जो है पायरिया को बढ़ाता है। पायरिया, इस इन्हांस और एग्रीवेट पायरिया एंटमीबा जिंजी वैलिस। तो देखिए, तीन एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। एक अमीबा, दूसरा ई हिस्टोलैटिका, तीसरा ई जिंजी वैलिस। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये जो प्रोटोजोआ है, जो पायरिया को बढ़ाने का काम करता है,
और यह फैलता कैसे है? ये जो है थ्रू माउथ टू माउथ कॉन्टैक्ट, किसिंग, थ्रू किसिंग, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू नेक्स्ट बाई किसिंग। तो किसिंग करने से भी पायरिया अगर उस व्यक्ति को है तो वह जो ये जो आपका ई जिंजिवालिस है, जिसके अंदर नहीं भी है उसके अंदर चला जाएगा तो फिर उसको भी प्रॉब्लम करेगा। तो यह है आपका फर्स्ट क्लास राइजोपोडा और उसके कुछ एग्जांपल्स। दूसरा है मेस्टिगोफोरा। मेस्टिगोफोरा में जो क्लास है इसके अंदर जो लोकोमोटरी ऑर्गन है वो क्या है? फ्लैजला। तो ये जो फ्लैजला है ये इस तरीके से एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और एक एग्जाम्पल यहां पर देखिए, जो मैं यहां पर, ये है आपका यूग्लिना। तो एक एग्जाम्पल है यूग्लिना। इस यूग्लिना का जो शरीर है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है? क्लोरो, ये है इसके बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। यही एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो ऑटोट्रॉफिक होता है। इसके शरीर के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। जब क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या होगा? वह सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड का निर्माण करेगा, फूड यानी भोजन को बनाएगा। तो जो क्लोरोप्लास्ट की वजह से जो यूग्लिना है वो कैसा है? ऑटोट्रॉफिक है। लेकिन इसे एनिमल के ग्रुप में क्यों रखा गया? एनिमल में इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो शरीर है इसके चारों तरफ जो कवरिंग है वो कैसा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है। इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है और सेल वॉल की जगह पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं पेलिकल। एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन की लेयर पाई जाती है इसके शरीर के चारों तरफ, जो फ्लेक्सिबल होता है। और वह जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? पेलिकल। इसको हम कहते हैं पेलिकल। तो ये क्या है? इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो ये ऑटोट्रॉफिक हो गया, और इसमें पेलिकल पाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो इसलिए दोनों ही कैरेक्टर इसके अंदर है, एक एनिमल का भी कैरेक्टर है और दूसरा क्या है? प्लांट का भी कैरेक्टर है। तो इसलिए इसको कहा जाता है इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के बीच की ये कड़ी है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या होगा? इट इज द लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इसके अलावा ये हमेशा क्लोरोप्लास्ट से ही अपना भोजन नहीं बनाता है, यानी फोटोसिंथेसिस ही नहीं करता है। कभी कभी अनफेवरेबल कंडीशन भी हो जाता है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, सनलाइट इसको नहीं मिलेगा, फूड नहीं बना पाएगा, तब उस समय क्लोरोप्लास्ट से फूड का निर्माण नहीं होगा। तब उस हालत में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो चेंज हो जाएगा, वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर चला जाएगा। तो दोनों तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है दोनों। इसलिए इसको इस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो दोनों तरीके का है, ऑटोट्रॉफिक भी है और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो होलोजोइक कब होगा? जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा, और जब फेवरेबल कंडीशन होगा तो ऑटोट्रॉफिक क्लोरोप्लास्ट से अपना फूड का निर्माण करेगा। तो ये था आपका यूग्लिना, और इसका जो पिकुलिटीज थी मैंने बता दिया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है नॉक्टिलुका।
नॉक्टिलुका। देखिए जो नॉक्टिलुका है, ये इसके अंदर भी फ्लैजला होता है, डायनोफ्लैजलेट्स पाए जाते हैं, लेकिन इसकी खासियत क्या है? यह बायोलुमिनेसेंस, एक बायोलुमिनेसेंस, ये ग्लो करता है। जैसे जुगनू कैसे ग्लो करता है, वैसे ही जो है समुद्र के अंदर इस जहां भी इस नॉक्टिलुका का झुंड पाया जाएगा, वहां सारे के सारे जो है एक लाइट इमिट करेंगे, और लाइट इमिट करने पर जो पूरा समुद्र का वह जो पर्टिकुलर एरिया है वो कैसा है? ब्लू दिखेगा, ब्लू लाइट जैसा दिखेगा। तो नॉक्टिलुका इज द अनदर एग्जांपल। और इसका पिकुलियर फीचर क्या है? बायोल्यूमिनेसेंस पाया जाता है। तो अब ये देखिए, ये ऑक्सीडेशन से वह ग्लो करता है। कैसे करता है? तो दो चीज होता है, एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं लेसिफेरिन, और एक इंजाइम जो होता है उस प्रोटीन के ऊपर काम करता है जिसको कहते हैं लेसिफेरेज। तो लेसिफेरिन भी है बॉडी के अंदर, लेसिफेरेज भी है। लेसिफेरेज इंजाइम हो गया, लेसिफेरिन प्रोटीन हो गया, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसका ऑक्सीडेशन होगा तो लाइट इमिट करेगा। तो यह है आपका नॉक्टिलुका। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक तीसरा एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा, देखिए जो ट्रिपैनोसोमा है ये कैसा है? यह डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक पैरासाइट है कहने का मतलब कि वह पैरासाइट जो अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूरा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक पैरासाइट। तो ट्रिपैनोसोमा एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है, और इसका जो प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट वो क्या है? मैन। और जो इसका सेकेंडरी होस्ट है वो है एक फ्लाई, जिसको हम कहते हैं सीसी फ्लाई। सी सी फ्लाई। और इसका जो जूलॉजिकल नेम है सीसी फ्लाई का, वो क्या है? ग्लोसिना पाल्पेलिस। ग्लोसिना पाल्पेलिस। और इससे जो बीमारी होता है उस बीमारी को हम क्या कहते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। देखिए ये जो सीसी फ्लाई है हमारे कंट्री में नहीं पाया जाता, ये अफ्रीका में पाया जाता है। और इसका जो वेक्टर है सीसी फ्लाई जिससे वो फैलता है, वह कहाँ मिलता है? अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये अफ्रीका में ही ये बीमारी देखने को मिलता है, और वो उस बीमारी स्लीपिंग सिकनेस है, ये ग्लोसिना पाल्पेलिस वहीं पाया जाता है। तो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस ये कैसा है? मेस्टिकोफोरा के अंदर पाया जाने वाला एक फ्लैजलेट्स है जो डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसके दो होस्ट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होस्ट मैन है, और सेकेंडरी होस्ट को हम सीसी फ्लाई करते हैं। उसका जो जूलॉजिकल नेम है ग्लोसिना पाल्पेलिस। सॉरी ये पी स्मॉल होगा, ग्लोसिना पाल्पेलिस। और इससे जो बीमारी होती है उसको कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। एक और प्रोटोजोआ है जो फ्लैजलेट्स है, उसका नाम है लेस्मानिया। लेस्मानिया डोनोवानी। देखिए ये जो लेस्मानिया डोनोवानी है, यह भी कैसा है? डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसके प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट मैन है और सेकेंडरी होस्ट सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई। इसका जो जूलॉजिकल नेम है फेलोबोटामस। फेलोबोटोमस एजेंटिपेस। फेलोबोटामस एजेंटिपेस उस सैंड फ्लाई का जूलॉजिकल नेम है। इससे जो होने वाला बीमारी है उसको हम क्या कहते हैं? लेशमैनियासिस या काला जार भी कहते हैं। वो कौन सी बीमारी है? काला जार। तो
और कालाजार में क्या होता है, लीवर को ज्यादा डैमेज करता है। पहले इसको दमदम फीवर के नाम से भी जाता था। तो ये जो दूसरा पैरासाइट है, लेशमानिया डोनोवानी, एक और ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि एनिमल जो है कभी भी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके डाइजेशन के लिए जो एंजाइम होना चाहिए था सेलुलेज, वो नहीं पाया जाता है। तो उसके डाइजेशन के लिए क्या होता है, दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। तो आप कहेंगे कि जो टर्माइट्स है, जो दीमक है, वो तो लकड़ी ही खाता है। तो लकड़ी खाता होगा तो उसके स्टोमक के अंदर क्या होता होगा, उसको पचाने वाला एंजाइम सेलुलेज पाया जाता होगा? नहीं, उसके अंदर नहीं पाया जाता है। उसके स्टोमक के अंदर या उसके जो इंटेस्टाइन है, उसके अंदर एक सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ पाया जाता है। सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ कहने का मतलब कि सिम्बायोटिक दो जीवों का ऐसा संबंध है जिसमें दोनों को फायदा होता है। तो इसमें दोनों को कैसे फायदा होगा? देखिए, जो टर्माइट्स है उसके स्टोमक में रहने के लिए जगह मिल जाता है उस प्रोटोजोआ को, और बदले में टर्माइट्स को क्या होता है, वो दीमक जो लकड़ी खाता है, दीमक क्या करता है, वो लकड़ी वुड भोजन के रूप में वुड लेता है, उसमें सेलुलोज होता है, उसका तो डाइजेशन कर नहीं पाता है। तो वह जो प्रोटोजोआ है उस सेलुलोज को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो डाइजेस्ट करने से क्या होता है, टर्माइट्स जो है उससे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से दोनों को फायदा होता है। अगर उस प्रोटोजोआ को उस टर्माइट्स के स्टोमक से बाहर निकाल दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, वो मर जाएगा। तो यानी उसके सर्वाइवल के लिए टर्माइट्स के इंटेस्टाइन में रहना जरूरी है। तो इस उसका नाम तो अभी तक बताया नहीं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्राइकोनिम्फा। देखिए, ट्राइकोनिम्फा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। ट्राइकोनिम्फा यह एक प्रोटोजोआ है जो कि टर्माइट्स में पाया जाता है, जो सेलुलोज का डाइजेशन करता है। और दोनों के बीच का जो एसोसिएशन है वो कैसा है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। कोलोनिम्फा भी एक पाया जाता है, खास करके वह काकरोच जो कि लकड़ी को अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, तो उसके इंटेस्टाइन में कोलोनिम्फा पाया जाता है। एनीवे, ट्राइकोनिम्फा इज द मोस्ट पॉपुलर वन, तो जो कि टर्माइट्स में देखने को मिलता है। तो ये थे आपके मैस्टिगोफोरा, वैसा क्लास प्रोटोजोआ का जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं, फ्लैजला है। और इसका एग्जाम्पल है, पहला यह भी एक पिकुलियर था, कैसा पिकुलियरिटी, कनेक्टिंग लिंक वाला, मिक्सोट्रॉफिक। दूसरा हमने बताया नॉक्टिलुका ग्लोबोर, ग्लोइंग करेगा, ये ग्लो करता है, लाइट इमिट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बायोलुमिनेसेंस। उस मैकेनिज्म को भी हमने बताया। प्रोटीन और इंजाइम का, जब इंजाइम जो है प्रोटीन के ऊपर ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करता है, जब उसे तोड़ता है या ऑक्सीडेशन होगा उसका, तब जाकर के लाइट इमिट होगा। उसके बाद ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जिससे स्लीपिंग सिकनेस होता है। फिर लेशमानिया डोनोवानी, जिससे कालाजार होता है। और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ट्राइकोनिम्फा, जो टर्माइट्स के स्टोमक में पाया जाता है, और वह स्टोमक के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन करता है। तो ये है आपका ट्राइकोनिम्फा। तो ये था आपका फाइलम फ्लैजेलाटा, मैस्टिगोफोरा, सॉरी, फाइलम प्रोटोजोआ का क्लास मैस्टिगोफोरा। अब हम तीसरे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जो तीसरा क्लास है वो क्या है, वो देखिए, सिलियाटा। तो जाहिर है कि सिलियाटा में कैसे प्रोटोजोन्स को रखा गया है, जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, सीलिया होगा। देखिए, ये तीसरा क्लास है सिलियाटा, इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, सीलिया। लोकोमोटरी ऑर्गन इज सीलिया। एक एग्जाम्पल है जिसका नाम यहां पर बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, पारामीशियम।
इसके बॉडी के चारों तरफ इस तरीके से सीलिया मिलता है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं। ये क्या है? सीलिया। ये इसका लोकोमोटरी ऑर्गन है। और इसके शरीर के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये गुल्लेट कहलाता है। इसी के थ्रू फूड मटेरियल जो है इसके शरीर के अंदर होता है। एक एनल पोर भी पाया जाता है इसके शरीर के अंदर। यहाँ पर भी एक एनल पोर होता है। इसके अलावा इसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये हो गया एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये हो गया पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसके अलावा इसके बॉडी के अंदर एक डिफेंस, अपने आप को बचाने के लिए एक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट। इस ट्राइकोसिस्ट एक तो डिफेंस है, फॉर डिफेंस, बचाव के लिए, और टू कैच प्रे, टू कैच प्रे। ये प्रीडेटर होता है। प्रीडेटर कहते हैं दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, तो ये प्रीडेटरी रिलेशनशिप है। तो ये अपने प्रे को पकड़ने के लिए भी ट्राइकोसिस्ट का इस्तेमाल करता है। तो ये अपने आप को बचाने के लिए भी किसी अटैक से, और प्रे को मारने के लिए भी, पकड़ने के लिए भी ये ट्राइकोसिस्ट का इस्तेमाल करता है। देखिए, दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमने कहा इसके अंदर है। जनरली एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जैसे अमीबा में एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, लेकिन इसके अंदर दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। एक होता है एंटीरियर, दूसरा होता है पोस्टीरियर। तो जो पोस्टीरियर वाला कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसके अंदर, ये ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों ज्यादा एक्टिव होता है? क्योंकि जो फूड मटेरियल इसके ये जो माउथ जिसको हम कहते हैं, ये जो ओपनिंग है, इससे थ्रू जो है पानी बहुत अधिक मात्रा में इधर आएगा, और यहां पर जो है लेस मात्रा में, कम कम होता है पानी, यहां पर ज्यादा होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहां से इंटर करता है। तो इस हालत में ये ज्यादा एक्टिव होगा। तो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज मोर एक्टिव देन द एंटीरियर वन। ये इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा इसके शरीर के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। और जो छोटा होता है उसको हम कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। माइक्रो। दोनों में अंतर क्या है? ये क्या है? फॉर मेटाबॉलिज्म, फॉर मेटाबॉलिज्म या वेजिटेटिव ग्रोथ, और ये फॉर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दिस वन इज फॉर रिप्रोडक्शन। तो माइक्रोन्यूक्लियस जो होता है ये कैसा होता है? 2n होता है। और जबकि मैक्रोन्यूक्लियस क्या होता है? मोर देन 2n, 2n से ज्यादा होता है, मोर देन 2n नंबर ऑफ क्रोमोजोम। तो ये जो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी। देखिए यहां पॉलीप्लॉइडी भी आ गया। जब डिप्लॉयड नंबर से ज्यादा क्रोमोजोम की संख्या हो उसके अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी। तो ये किस लिए होता है? ये होता है वेजिटेटिव ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म के लिए। और ये किस लिए होता है? रिप्रोडक्शन के लिए होता है। इसके अंदर दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाए जाते हैं। और ये जो दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ऐसा नहीं कि काम जब पानी इसके अंदर एक्यूमुलेट किया तो ये बाहर निकाल दे। बाहर निकालने ये खत्म कभी नहीं होता। ये परमानेंट स्ट्रक्चर है जो इसके शरीर के अंदर पाया जाता है। ये कभी भी खत्म नहीं होता है। कि जैसे पानी इसके अंदर आया, जैसे अमीबा में क्या होता था कि जैसे ही पानी भरा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर गया, तो इसकी इंटीग्रिटी खत्म हो गई और पानी को बाहर फेंक दिया, फिर नया वैक्यूल बनेगा। लेकिन इसके अंदर ये दोनों ही वैक्यूल मौजूद रहेंगे, नया इसके अंदर नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस है ये। और ये भी फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो पानी इसके अंदर भी एक तो इसके माउथ से आएगा, बॉडी सरफेस से तो आता ही हो। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परमानेंटली इसके अंदर, तो ये कभी भी डिसअपियर नहीं होता है। तो इसकी जो एक चीज और है, अमीबा जो है इमोर्टल है, वो कभी मरता नहीं है। लेकिन पैरामीशियम मोर्टल है। कब ये मोर्टल हो जाएगा? जब इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रोका जाएगा। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है पैरामीशियम के अंदर, वो थ्रू कॉन्जुगेशन है।
कॉन्जुगेशन। अगर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस नहीं होगा तो पैरामीशियम जो है धीरे धीरे क्या होगा, मर जाएगा। कुछ समय के बाद ये सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते अंत में क्या होगा, वो डेथ होगा। तो सर्वाइवल के लिए उसके लिए क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा जरूरी है। तो वह कैसा है, कॉन्जुगेशन। तो अगर कंजुगेशन नहीं होगा तो पैरामीशियम मर जाएगा। ये इमोर्टल तभी रह पाएगा जब उसके अंदर कंजुगेशन का प्रोसेस होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। इसको इसका कॉमन नेम क्या है, स्लीपर एनीमेलिया भी कहते हैं इसको, स्लीपर एनीमेलिया। ये स्लीपर एनीमेलिया है। स्लीपर एनीमेलिया, स्लीपर चप्पल के जैसा देखने में लगता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्लीपर एनीमेलिया भी। एक और एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं बेल एनीमेलिया। बेल का मतलब होता है घंटी के जैसा। इसके माउथ के चारों तरफ सीलिया पाया जाता है और इसका जो आकार होता है वो कैसा होता है, घंटी के जैसा होता है। इस तरीके का ये एनिमल होगा। ये इसके माउथ के चारों तरफ पाया जाएगा। इस तरीके से सीलिया इसके माउथ के तरफ होता है। तो ये जो एग्जाम्पल, इसको कहते हैं वर्टिसेला। वर्टिसेला इसको कहते हैं बेल एनीमेलिया, घंटी के जैसा है, बेल एनीमेलिया। तो ये है आपका दो पॉपुलर एग्जाम्पल। इसके अलावा एक तीसरा जो क्लास है आपका वो है एस्पोरोजुआ। एस्पोरोजुआ में कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर पैरासाइट्स। और इसका एक जो एग्जाम्पल है वो क्या है, प्लाज्मोडियम का नाम आपने सुना होगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इससे जो बीमारी होती है उसको हम क्या कहते हैं, मलेरिया। और यह भी कैसा है, डाइजेनेटिक पैरासाइट है, डाइजेनेटिक पैरासाइट। ये डाइजेनेटिक पैरासाइट है। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो मैन है और सेकेंडरी होस्ट जो है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। और इससे जो बीमारी होता है वो क्या है, मलेरिया। एक है और मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस यह भी कैसा है, मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। इट इज फाउंड इन द सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म। फाउंड इन सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के सेमिनल वेसिकल में ये रहता है या उसको डैमेज भी करता है ये। तो मोनोसिस्टिस हो गया, ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, इसमें भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये भी स्पोरोजुआ के अंतर्गत आता है और यह डाइजेनेटिक पैरासाइट है। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और छूट गया है जो राइचोपोडा का है। इसमें कुछ ऐसे प्रोटोजोन्स होते हैं जिसके शरीर के चारों तरफ एक हार्ड सेल बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का हार्ड सेल बना होता है। और वह जो एग्जाम्पल है वो है एल्फीडियम। एल्फीडियम इसका जो ऑर्डर है उसको कहते हैं फोरामिनीफेरा, जो ऑर्डर है इसका। तो एक्चुअल में क्या है कि इसका बॉडी के चारों तरफ हार्ड कवरिंग है, किस चीज का, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ। सेल्ड प्रोटोजोआ इसको कहते हैं, सेल्ड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ और यह जो प्रोटोजोआ है यह फॉसिल फ्यूल को बनाने में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। तो जब तेल की खोज की जाती है कहीं पर भी, तो अगर ये जो एल्फीडियम का पाया जाना ये इंडिकेशन है कि वहां पर जो है फॉसिल फ्यूल मिलेगा। तो इस तरह से ये इंडिकेटर का भी काम करता है।
फॉसिल्स फ्यूल इंडिकेटर भी कहते हैं। एल्फिडियम अगर वहां पाया गया, इसका मतलब कि वहां जो है फॉसिल्स तेल का खजाना है उसके अंदर। तो इस तरह से ये इंडिकेटर का भी काम करता है। तो इस तरीके से अब हम लोगों ने देखा कि जो फाइलम प्रोटोजोआ है उसको 4 क्लास में हम बांटते हैं। क्लास में बांटने का आधार क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन। कितने कौन कौन से हैं लोकोमोटरी ऑर्गन? जिसमें स्यूडोपोडिया पाया जाता है उसको हम राइजोपोडा कहते हैं। जिसमें स्यूडोपोडिया के अतिरिक्त जो नेक्स्ट नहीं पाया जाएगा कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन, चाहे वो स्यूडोपोडिया तो नहीं पाया जाएगा, इसके अलावा अगर सिलिया भी नहीं है और फ्लैजला भी नहीं है तो वो कैसा होगा? एस्पोरोजुआ हो गया वह क्लास। अगर जिसमें फ्लैजला पाया जाएगा लोकोमोटरी ऑर्गन तो मैस्टिगोफोरा कहेंगे, और जिसमें सीलिया पाया जाएगा उसको हम सीलियाटा कहते हैं। दोनों में फर्क क्या है, सीलिया और फ्लैजला? देखिए, जो फ्लैजला होता है वो लंबा होता है और सीलिया जो होता है छोटा होता है। लेकिन एक सीलिया बॉडी के चारों तरफ, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बॉडी के चारों तरफ भी इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये सीलिया जैसा स्ट्रक्चर मिलता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इस सीलिया में, इस सीलिया, ये दोनों का जो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटेंगे तो 9+2 माइक्रोट्यूबुल्स का अरेंजमेंट मिलेगा। लेकिन इसके केस में अगर इसका सेक्शन काटा जाए, ट्रांसफर सेक्शन ऐसे काटा गया तो 9+0, 9+0 कहने का मतलब क्या होगा कि 9 डबलेट्स इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबलेट्स होंगे यहां पर, इस तरीके से 9 डबलेट्स, और बीच में 2 यहां पर मिलेगा, तो इसको कहते हैं 9+2। लेकिन अगर इसका ट्रांसफर सेक्शन काटा जाए तो इसके अंदर ये बीच वाला नहीं होगा, तो इसको कहते हैं 9+0 अरेंजमेंट। दोनों में फर्क है। प्रोकैरियोट्स में जो सीलिया पाया जाता है और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो सीलिया पाया जाता है उसके स्ट्रक्चर में ये बेसिक डिफरेंस है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर कीजिए। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, पढ़ो चाहे कहीं से, कॉन्सेप्ट बनेगा यहीं से। थैंक यू वेरी मच।